गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रजनीकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में हम पहले ही लेक्चर में बताए थे कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है उसको प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, दूसरे भाग को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं और तीसरे भाग को आधुनिक भारत का इतिहास कहा गया है। अभी हम लोग वर्तमान में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पुनः प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को दोस्तों ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल के मानव द्वारा तांबे का आविष्कार किया जा चुका था। इस कारण नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े, फिर जैन धर्म पढ़े। उसके बाद 16 महाजनपद पढ़े। दोस्तों, हम 16 महाजनपद में बताए थे कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिससे यह हमें ज्ञात होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसके बाद उन 16 महाजनपदों में से मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। मगध की भौगोलिक अवस्थिति इस प्रकार थी कि उन्होंने आसपास के सभी महाजनपद के राजाओं को पराजित किया और मगध को एक सर्वशक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसे हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के रूप में पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का आरंभिक संस्थापक बृहद्रथ को माना गया है, जिनके पिता का नाम वसु था और पुत्र का नाम जरासंध था। दोस्तों, हम उसी जरासंध की बात कर रहे हैं जो जरासंध महाभारत में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर था। तो बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य को स्थापित किया था तथा उन्होंने राजधानी राजगीर या राजगिरी को रखा। साथ ही इसका एक और नाम रखा बसुमती, अपने पिता के नाम पर राजगिरी या बसुमती रखा। बृहद्रथ के बाद उसका पुत्र जरासंध राजा बनता है, जिसे युद्ध में भीम ने कृष्ण की सहायता से मार दिया था। और उसके बाद बृहद्रथ वंश की कोई तिथि कुछ इतिहास में खास देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद मगध पर सर्वशक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना होता है, जिसको हम लोग हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। हाँ, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो बृहद्रथ होगा, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो आपका उत्तर बिंबिसार होना चाहिए, क्योंकि बिंबिसार ने मगध का असीम विस्तार किया था। विभिन्न माध्यमों से, युद्ध के माध्यमों से, वैवाहिक नीति से, कूटनीति से, षड्यंत्र से, विभिन्न माध्यमों से सबसे अधिक बिंबिसार ने मगध का विस्तार किया। इस कारण बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। उसके बाद मगध पर शिशुनाग वंश की नींव पड़ती है। शिशुनाग वंश की एकमात्र उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। उसके बाद नंद वंश का शासक आता है और नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, जिसको युद्ध में पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक जो थे बृहद्रथ थे, तो मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद कुछ मौर्योत्तर युगीन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। जब मौर्य वंश की समाप्ति होती है, हमेशा देखा जाता है दोस्तों इतिहास में कि जब एक बड़ा साम्राज्य का पतन होता है तो कई छोटे छोटे राजाओं या साम्राज्यों का उदय होता है। उसके बाद हम लोग गुप्ता
डायनेस्टी के बारे में पढ़े, गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद गुप्त साम्राज्य से संबंधित हम 4 लेक्चर लिए हैं दोस्तों। सभी लेक्चर आपको यूट्यूब पर उपलब्ध मिल जाएगा। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त राजा बनता है, और घटोत्कच गुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम बनता है, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजा बनता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि उन्होंने कभी पराजय, क्योंकि समुद्रगुप्त की कभी पराजय नहीं हुई थी। उन्होंने आर्यावर्त के 9 राजाओं, यानी कि उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था, जिस कारण V.A. स्मिथ ने उसको भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम राजा बनता है। उसके बाद परवर्ती राजाओं का काल शुरू हो जाता है, कि कमजोर राजाओं का काल शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे गुप्त वंश समाप्ति की ओर, पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य तितर बितर होकर विलीन हो जाता है। इस बीच देखा जाता है कि कई छोटे छोटे राजाओं के साम्राज्य का उदय होता है। ये पहले गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे, लेकिन जब गुप्ता साम्राज्य का पतन होने लगा तो इन सभी छोटे छोटे राजाओं ने अपने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, और अपने आप को राजा के स्वरूप में भी स्थापित किया। आइए देखते हैं गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद किन किन छोटे छोटे राजाओं के साम्राज्य का उदय हुआ था। इनमें सबसे प्रमुख था वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, जिसकी साम्राज्य जो थी हरियाणा में थी, और थानेश्वर इसकी राजधानी थी। उसके बगल में मालवा था, जिसका राजा देवगुप्त था, और मालवा से उत्तर में सटे हुए कन्नौज थी। कन्नौज में मोखरी वंश का शासन स्थापित हुआ था, जिसका राजा का नाम ग्रहवर्मा था। बंगाल में गौर वंशी शासक स्थापित होती है, जिसके शासक शशांक थे। असम में कामरूप वंश का शासक स्थापित होता है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में चालुक्य वंश का शासन स्थापित होता है, जिसका एक महत्वपूर्ण राजा था पुलकेशिन द्वितीय। और इसका ऐहोल अभिलेख है, जिसमें हर्षवर्धन के साम्राज्य का वर्णन है। तो हर्षवर्धन के इतिहास का ये स्रोत भी है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। दोस्तों, पहले लेक्चर में हम बताए थे कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति थे, और उनके कई 3-4 पीढ़ी होने के बाद प्रभाकर वर्धन राजा बनते हैं। उनकी उपलब्धि थी, उन्होंने हुनों को हराया था तथा उनका विवाह वसुमती से हुआ था, जिनसे उनको 3 संतान प्राप्त हुई थी, जिनमें 2 पुत्र, एक पुत्री थी। पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन था, पुत्री राजश्री था। राजश्री का विवाह, यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रभाकर वर्धन ने ही राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश शासक ग्रहवर्मा से किया था। अर्थात ग्रहवर्मा हर्षवर्धन और राजवर्धन के बहनोई थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कन्नौज, मैप से अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर कन्नौज और मालवा के शासक के बीच सीमा विवाद को लेकर अक्सर लड़ाई होते रहता है, युद्ध होते रहता है। एक बार क्या होता है कि युद्ध कुछ ज्यादा ही गहरा हो जाता है। इसमें मालवा के शासक देवगुप्त ने मोखरी वंश शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया था। इस प्रकार ग्रहवर्मा की पत्नी जो राजश्री थी वो विधवा हो जाती है। साथ ही देवगुप्त ने राजश्री को कैद कर लिया। उस समय यहाँ वर्धन वंश का राजा जो था राजवर्धन थे। राजवर्धन को यह सूचना मिलती है कि उनके बहनोई की हत्या कर दी गई है, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई है, और उनकी बहन को कैद कर लिया गया है। तो सूचना सुनते ही राजवर्धन देवगुप्त के खिलाफ अभियान शुरू करता है, और अभियान में दोनों के बीच गंभीर युद्ध होता है। युद्ध में राजवर्धन देवगुप्त की हत्या करके अपनी बहन को कैद से आजाद करा लिया जाता है। और रास्ते में जब वो अपनी राज्य की ओर लौट रहा होता है, तो रास्ते में ही शशांक जो कि देवगुप्त का मित्र भी था और गौरी वंशीय, बंगाल के गौर वंशीय राजा था और देवगुप्त का मित्र था, इन्होंने राजवर्धन की हत्या कर दिया, और उसकी बहन पुनः बिछड़ जाती है, और बिछड़ के वह
विंध्याचल के जंगल में चली जाती है। तो यहाँ पर अब देखा जाए दोस्तों तो राजवर्धन भी मर चुके थे, उनके पिता प्रभाकर वर्धन पहले ही मर चुके थे। इन सभी समस्याओं के बीच हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बनता है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन राजा बना था और उनके समक्ष कई परेशानियां थी। सबसे पहले तो उनको शशांक से अपने भाई और भाई के मौत और बहन की बेइज्जती का बदला लेना था। साथ ही बिखरे पड़े अपने राज्य को भी सुसंगठित रूप से चलाना था। और इस बीच उन्होंने क्या किया, शशांक के खिलाफ अभियान शुरू किया। पद ग्रहण करते ही शशांक के खिलाफ अभियान ग्रहण किया। अभियान में इन्होंने हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दिया था तथा अपनी बहन को खोजने के लिए विंध्याचल के जंगल में चले गए थे। वहां कोई आचार्य थे, उसी के सहायता से राजश्री को खोज निकाला था। कहा जाता है दोस्तों कि राजश्री कई दिनों तक कंदमूल खाते थे, गंदे पानी पीकर जिंदा रहते थे। जब हर्षवर्धन ने राजश्री को खोज निकाला था, लगभग वो उस समय सती होने की स्थिति में थे, यानी कहीं पर कूदकर या खाई में गिरकर अपना जान देने की स्थिति में थी। वो उस समय जाके हर्षवर्धन ने अपनी बहन को खोज निकाला था। तो हर्षवर्धन ने जब अपनी बहन को खोज निकाला तो वहां से लेकर सीधा अपनी बहन को लेकर कन्नौज चले जाते हैं। वहां के राजा जो ग्रहवर्मा थे, उनका कोई संतान अभी तक नहीं हुआ था, संतानहीन थे, जिस कारण कन्नौज के मंत्रियों ने राजश्री की सहयोग से यानी कि सहमति से कन्नौज का राजा हर्षवर्धन को घोषित कर दिया था। वहां से ही कन्नौज का राजा जब वो बन गए तो वहां से उन्होंने अपने साम्राज्य का असीम विस्तार किया और लगभग उत्तर भारत के संपूर्ण भागों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। इस कारण हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। इसके बाद तो कई हिंदू राजा हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ गलतियां हुई है। अंतिम महानतम अगर कहा जाता, अंतिम महानतम हिंदू सम्राट को ज्यादा सही रहता है और संदर्भ भी वही है, अंतिम महानतम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को माना गया है। तो उसके बाद हर्ष की कई उपलब्धियां हैं। इसके महानतम राजकवि भी रहे और इनके राजकवि का नाम वान भट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नामक रचना लिखी है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, गुप्त के पतन और हुनों का आक्रमण। गुप्त काल में हुनों का आक्रमण बहुत होता है, तो गुप्त वंश के पतन का कारण हुनों का आक्रमण भी था। महत्वपूर्ण कारकों में हुनों का आक्रमण भी लिख सकते हैं आप। कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, जिसमें पश्चिम का राज्य जो था वर्धन वंश, वो सर्वप्रमुख था। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इस कारण वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इससे संबंधित एक लेक्चर हम ले चुके हैं दोस्तों। आज के लेक्चर में हर्षवर्धन के साम्राज्य की शासन व्यवस्था और भी कुछ मिसलिनियस के बारे में पढ़ेंगे। हर्ष के समय शासन का स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेंगे, फिर उसके बाद उसका पुत्र राजा बनेंगे, ये उसको राजतंत्र कहते हैं। हर्ष के समय शासन व्यवस्था क्या था? राजतंत्रात्मक था। हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है। इसके बाद तो कई हिंदू राजा हुए हैं, लेकिन अंतिम महानतम हिंदू सम्राट कहा जा सकता है हर्षवर्धन को। हर्ष का शासनकाल कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर था। ये मात्र कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर था। इन्होंने दक्षिण की ओर भी कुछ किया था, यानी कि दक्षिण की ओर भी अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयत्न किया था। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये एरो से हम दिखा दिए, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के दक्षिण में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का राज था और नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था और संधि के तहत नर्मदा नदी को चालुक्य वंश और हर्षवर्धन के साम्राज्य का सीमा मान लिया गया था। तो नर्मदा नदी जो थी हर्षवर्धन के साम्राज्य का दक्षिणी सीमा था। दक्षिण की ओर भी कदम बढ़ाया, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। इस कारण नर्मदा नदी चालुक्य वंश और ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बीच सीमा के रूप में निर्धारित कर लिया गया है। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 प्रकार के कर का उल्लेख है। भाग जो
कृषि उपज का हिस्सा होता था हिरण्य, और बलि भी एक प्रकार का धार्मिक टैक्स होता था। ह्वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगी सेना कहते थे। ह्वेनसांग जो थे एक चीनी यात्री थे जो 630 से 640 ईस्वी तक भारत में रहे थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था, और इसी के प्रभाव से आकर, ह्वेनसांग के प्रभाव से ही आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले हर्षवर्धन शैव धर्म को मानता था, लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव से आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा एवं सोनीपत से मिले हैं। सोनीपत दोस्तों नालंदा बिहार में, और सोनीपत हरियाणा का एक जिला है अभी वर्तमान में सोनीपत। सोनीपत की मुद्रा पर शिव की वाहन नंदी का चित्रण किया गया है। हर संवत 606 ईस्वी में चलाया गया था, जो नेपाल में चलता है। हर संवत दोस्तों जब राजा बने थे, हर्षवर्धन जब राजा बने थे 606 ईस्वी में, तब एक संवत भी चलाया गया था, इनकी कैलेंडर चलाया गया था, और वह संवत 606 ईस्वी में चलाया गया था, जो नेपाल में चलता है। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष लिखा गया है। नालंदा की मुद्रा पर श्री, सोनीपत की मुद्रा पर जो है शिव की वाहन नंदी का चित्रण है, जबकि नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष लिखा हुआ है, और उसे महेश्वर, सार्वभौम और महाराजा धीराज कहा गया है। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से बुद्ध के दांत को लाकर कन्नौज के संघाराम में स्थापित किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा है कि हर्ष ने कश्मीर से महात्मा बुद्ध के दांत को लाकर कन्नौज के संघाराम में स्थापित करवाया था, और वहां कोई बौद्ध स्तूप बनवा दिया गया होगा। लेकिन ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा है कि हर्ष ने कश्मीर से बुद्ध के दांत को लाकर कन्नौज के संघाराम में स्थापित करवाया था। आरंभिक जीवन में हर्षवर्धन शैव था, परंतु ह्वेनसांग के प्रभाव से ही ये बौद्ध बन गए थे। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आरंभिक जीवन में हर्षवर्धन शैव धर्म को मानता था, लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव से आकर वह बौद्धिस्ट बन गए थे। महायान के प्रचार के लिए कन्नौज में विशाल सभा का आयोजन करवाया था। इन्होंने, हर्षवर्धन ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रचार के लिए, महायान शाखा को मानते थे, वो हिनयान होता है दोस्तों, एक महायान होता है। बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं हैं, हिनयान और महायान। तो ह्वेनसांग हिनयान को नहीं, महायान शाखा को मानते थे, और ह्वेनसांग के प्रभाव से हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थन किया था, और उसके शिष्य भी बन गए थे। ह्वेनसांग के शिष्य बन गए थे हर्षवर्धन, और इसी के प्रभाव से आकर बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था। तो महायान के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सभा का आयोजन करवाया था, तथा इसका शास्त्रार्थ जो थे ह्वेनसांग ने शुरुआत किया था। कन्नौज के बाद प्रयाग में सम्मेलन बुलाया था, और इस सम्मेलन में कन्नौज के बाद प्रयागराज में भी सम्मेलन बुलाया था, और इस सम्मेलन में हर्षवर्धन ने वस्त्र को छोड़कर अपना सब कुछ दान कर दिया था। तो ये महाप्रतापी राजा इसलिए हर्षवर्धन को कहा जाता है कि कन्नौज के बाद प्रयाग में एक महासम्मेलन बुलाया गया था, और इस सम्मेलन में, बौद्ध सम्मेलन में, इन्होंने अपना शरीर का वस्त्र को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया था। हर्ष प्रत्येक 5 वर्षों में प्रयाग संगम पर एक समारोह का आयोजन कराता था, जिसे महामोक्ष प्राप्ति कहा गया है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर्ष प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रयाग संगम पर एक समारोह का आयोजन कराता था, जिसे महामोक्ष प्राप्ति कहा जाता था। हर्ष ने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, जिसका नाम प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली है। ये तीनों ही बहुत ही प्रेरणादायक पुस्तक है। हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने 612 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो हर्षवर्धन जब दक्षिण की ओर अपना कदम बढ़ाता है, तो चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से इसका सामना होता है, और यहां पर हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, तथा पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी शासक प्रभाकर वर्मन प्रथम ने हराया था।
हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन के समय मथुरा जो थी सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। 647 ईस्वी में हुई थी हर्षवर्धन की मृत्यु दोस्तों, 647 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखा जाता है कि हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और राज्य तितर बितर होकर विलीन हो जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन और वर्धन वंश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी भूमिका के कारण ही इसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, और यहाँ ये दोस्तों लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 हम लिख दिए हैं, ये लेक्चर 2 यहाँ होगा क्योंकि इससे संबंधित पहला लेक्चर हम ले चुके हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़े और उसको पूरी तरह समाप्त किया। ये दोनों लेक्चर आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, और दोनों ही लेक्चर अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में इस अध्याय से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो यह था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो ये मेरा फ्री इनोवेटिव है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ अब क्लास समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। गुड इवनिंग अगेन।